हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुलसी सिन्हा। आज हम लोग रिडॉक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये क्या है आज समझेंगे। और साथ ही साथ इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे कोई सिस्टम अगर डिसप्रोपोर्शनेट करता है तो पहले ध्यान में रखना, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच ए पार्टिकुलर एटम इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है कि इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन में एक पार्टिकुलर एटम यानी एक सेम एटम का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा एक साथ। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल्स है जो आपको समझ में आएगा। H2O2 डिस्प्रोपोर्शनेट करता है H2O और O2 में, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ये -1, ये -2, ये 0। तो देखो -1 से -2 रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता हो, और सेम एटम का ऑक्सीजन का -1 से 0 यानी ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता हो तो ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ। इस तरह के केस को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना, इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कम प्रोपोर्शनेशन। ये केवल ध्यान रखना है, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यानी अगर लेफ्ट से राइट डिसप्रोपोर्शनेशन है तो राइट से लेफ्ट को बोलेंगे कम प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, ये केवल आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पी जो है फास्फोरस अल्कली मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट करता है। देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ -3, यहाँ +1, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। देखो फास्फोरस का रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ, यानी P4 जो है डिसप्रोपोर्शनेट कर रहा है, और ये एक एग्जाम्पल है डिसप्रोपोर्शनेशन का। नेक्स्ट देखते हैं सल्फर। सल्फर भी अल्कली मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट करता है, H2- सल्फाइड और थायोसल्फेट आयन में, ये थायोसल्फेट है। तो देखो यहाँ 0, -2, यहाँ +2, तो सल्फर का रिडक्शन भी और सल्फर का ऑक्सीडेशन भी। इसका भी नाम ध्यान रखना, ये फॉस्फीन है और ये है हाइपोफॉस्फाइट। जनरली अगर कुछ क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में आएगा तो हो सकता है नाम से भी आपसे पूछ दे। अगर सोडियम है, NaOH है, तो ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइट आप बोल देंगे। नेक्स्ट आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है हैलोजन का। हैलोजन के केस में अगर क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, फ्लोरीन को नहीं लेना है, ये डिसप्रोपोर्शनेट नहीं करता है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन अल्कली मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट करता है। लेकिन ये अब ये मीडियम का नेचर क्या है, इसके हिसाब से प्रोडक्ट अलग अलग होगा। अगर हॉट और कंसंट्रेटेड मीडियम है तो ये देगा हैलाइड आयन और देगा ये हैलेट आयन। क्लोरीन है तो बोलेंगे क्लोराइड आयन, क्लोरेट आयन। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड आयन, ब्रोमेट आयन। आयोडीन है तो आयोडाइड आयन, आयोडेट आयन। नाम भी याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोडक्ट भी पूछा जाता है। और अगर कोल्ड और डाइल्यूट हो तब भी ये डिसप्रोपोर्शनेट करेगा, लेकिन प्रोडक्ट का नेचर थोड़ा चेंज होगा। यहाँ तो हैलाइड है ही, यहाँ हो जाएगा हाइपोहैलाइट। क्लोरीन है तो हाइपोक्लोराइट, ब्रोमीन है तो हाइपोब्रोमाइट, आयोडीन है तो हाइपोब्रोमाइट। जैसे एक एग्जांपल, मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि ब्रोमीन जो है ये कोल्ड और डाइल्यूट NaOH मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट करता है, तो 2 प्रोडक्ट देगा। बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहले देखो यहाँ पर कोल्ड और डाइल्यूट क्या देगा, तो ब्रोमाइड आयन और हाइपोब्रोमाइट आयन लिख दिए। अब देखो यहाँ पॉजिटिव आयन क्या है, Na, तो इसके आगे Na लगा दो, तो आप बोलेंगे सोडियम ब्रोमाइड देगा, और यहाँ Na लगा दो, बोलिएगा सोडियम हाइपोब्रोमाइट देगा। तो एक तो ये तरीका है। चलिए अब चेक करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे पता करेंगे कि डिसप्रोपोर्शनेशन है कि नहीं। तो यहाँ 0, यहाँ देखो पहले वाले केस में -1, यहाँ +5, तो हैलोजन का रिडक्शन भी हुआ
और ऑक्सीडेशन भी, यानी एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। सेकेंड केस में देखो -1 +1, रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में आप कैनिजारो रिएक्शन देखे होंगे, जिसमें एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो रिडक्शन भी होता है एक साथ और ऑक्सीडेशन भी। जैसे यहाँ पर मिथेनॉल है, अल्कली मीडियम में इसका रिडक्शन होगा तो ये अल्कोहल देगा और ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड देगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का निकाल के, यहाँ 0 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ +2 है। कैलकुलेट करके आप देख लेंगे, यानी कार्बन का रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ। एक और एग्जांपल है MnO4 2-, दिस इज मैंगनेट आयन, मैंगनेट आयन K2 लगा देंगे तो पोटेशियम मैंगनेट, यहाँ पर है पर मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, ये +6 +7 +4, तो Mn का रिडक्शन भी और Mn का ऑक्सीडेशन भी। उम्मीद है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या है ये आपको समझ में आएगा। एक आपके हेल्प के लिए मैं थोड़ा सा एक चीज़ समझा देता हूँ कि कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसका पॉसिबिलिटी है कि वो डिस्प्रोपोर्शनेट करे। सर्टेन एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का कुछ एग्जांपल मैं यहाँ दे देता हूँ आपके लिए, ये क्वेश्चन में टैकल करने में आसानी होगा। एलिमेंट दैट मोस्ट प्रोबेबली डिस्प्रोपोर्शनेट्स, डिस्प्रोपोर्शनेट, तो N है, O है, P है, S है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, Mn है, Cu है, Hg है, AU, ये सब चीज़ आप ध्यान रखेंगे। दीज आर सम ऑफ द कॉमन एलिमेंट जो जनरली डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई सिस्टम डिस्प्रोपोर्शनेट करता है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट हम लोग को पता है मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर, इसी का हम लोग यूज करेंगे। अब देखो जो सिस्टम डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको दोनों कंसीडर करना पड़ेगा, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। दोनों का अलग अलग निकाल के बस केवल ऐड कर दो। तो इक्विवेलेंट वेट जब वो ऑक्सीडेशन में जा रहा हो और इक्विवेलेंट वेट जब वो रिडक्शन में जा रहा हो, बस निकाल के आप केवल ऐड कर देंगे, आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन के लिए मान लो बैलेंसी फैक्टर N1 है, ये ऑक्सीडेशन के लिए मान लेते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट वेट M/N1, और रिडक्शन के लिए बैलेंसी फैक्टर मान लो N2, तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा M/N2। तो ये हो जाएगा M/N1 M/N2, ठीक है। आप इसको M कॉमन लेके N1 + N2/N1 × N2 भी कह सकते हैं, या थोड़ा सा आप रीअरेंज करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा N1 N2/N1 + N2। ये बताने के पीछे कुछ कारण है। कभी कभी क्या होता है नेट वैलेंसी फैक्टर पूछता है, तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब ही होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। या तो आप ऐसे ऐड कर देंगे या आपसे नेट वैलेंसी फैक्टर पूछे तो इससे आपको रिलेट करो। तो ये जो टर्म है ये वास्तव में नेट वैलेंसी फैक्टर है इन केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो दोनों चीज आप निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सबसे आसान तरीका यही है कि जस्ट ऐड द इक्विवेलेंट वेट फॉर टू प्रोसेस, वन फॉर ऑक्सीडेशन एंड अदर फॉर रिडक्शन। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है P4 अल्कली मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है PH3 और H2PO2-। यहाँ कैलकुलेट करते हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये -3, ये +5, ये वाला पार्ट हो गया रिडक्शन और ये पार्ट हो गया ऑक्सीडेशन। तो चलिए बैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं N1। बैलेंसी फैक्टर का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज, तो 0 से 1 1, और जिसका चेंज हो रहा है उसका संख्या × 4। चलिए यहाँ देखते हैं
यहाँ पर N2 हो जाएगा, चेन 0 से -3 3 और फास्फोरस का संख्या 4 यानी 12। तो N1 भी आ गया, N2 भी आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4 हो जाएगा, जो बेसिक एक्सप्रेशन है। पहले ऑक्सीडेशन के लिए सोचेंगे, फिर रिडक्शन के लिए। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन के लिए क्या, मॉलिक्यूलर वेट P4 का, ऑक्सीडेशन के लिए 4 और रिडक्शन के लिए इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर 12। तो ये हो जाएगा m, कॉमन ले लो, 1/4 + 1/12, ये हो जाएगा m, 12 LCM 3 + 1 यानी m/3। अगर आपसे हम पूछते हैं यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर नेट क्या है, तो आप कहेंगे N1 N2/N1 + N2। तो N1 कितना है, 4 × 12/4 + 12, देखो कितना हो जाता है, 4 × 12/16 4 3। तो नेट वैलेंसी फैक्टर 3। तो जब नेट वैलेंसी फैक्टर आ गया तो इक्विवेलेंट वेट भी आ गया, मॉलिक्यूलर वेट बाई नेट वैलेंसी फैक्टर। तो देखो अभी भी m/3 आ गया। क्लियर। तो आप ऐसे भी बढ़ सकते हैं, किसी किताब में दिया हुआ, या सबसे बड़ी आसान तरीका यही है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्लोरीन अल्कली मीडियम में चेंज करता है क्लोराइड और क्लोरेट में। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 -1 + 5, एक ले लो रिडक्शन, एक ले लो ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ पर N1 कितना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 5 5, क्लोरीन का संख्या 2 10, यहाँ पर चेंज 1, क्लोरीन का संख्या 2 2। तो ये हो गया N2। तो आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, मॉलिक्यूलर वेट बाई 10 ऑक्सीडेशन के लिए, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 रिडक्शन के लिए। तो ये हो गया m 10 1 + 5 यानी m × 6/10। तो ये हो जाएगा m 3m/5, m यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट। इस तरह से किसी भी आप सिस्टम का इक्विवेलेंट वेट या नेट वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं, अगर वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है तो। ठीक है, उम्मीद है कि ये लेक्चर के बाद आपको इसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।